पहले आपका ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेसिकली ये क्या होता है, उससे पहले मीनिंग समझेंगे इसका। अभी नाम क्या है इसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि क्या हमारा साल में कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश हमारा आउटफ्लो हुआ, मतलब साल में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसकी स्टेटमेंट कौन बताता है आपको, ये बताता है, जिसका नाम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो इसका मेन काम चीज है कितनी रिसिप्ट्स हैं कितनी पेमेंट की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कैश का 10,000 था, ठीक है जी, एंड हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा कैश का हो गया 25,000। क्या मतलब साल में सिर्फ आपका 15,000 ऐड हुआ। ये 15,000 बना कैसे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई होगी, है ना, जिसमें अपने कुछ पैसा आया होगा गया होगा, तो जाके ये आंसर कितना आया, 15,000 आया। तो आपका वो टोटल कितना बना, 25 बना आपका। तो ये जो क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, 15,000 आया कैसे है, ये आपको ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है, बेसिक मीनिंग है, तो मीनिंग में लिख रहा है इसको मैं सिंपल। इट शोज ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। हमारी कंपनी में, हम ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, कितनी, 3। क्या क्या आती है इसके अंदर, आती है, हमने तीनों को ना कैटेगराइज किया है बेसिकली। जैसे फाइनल अकाउंट्स होता है ना, फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ना, कि कौन सी चीज ट्रेडिंग में आ रही है, आपकी पीएनएल में आ रही है, बैलेंस शीट में आ रही है। यहाँ पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन सी आइटम कहाँ की है, उसमें कितना बदलाव आया, साल में कितना पैसा वहां से आया या गया। तो 3 एक्टिविटीज आती है इसके अंदर, आती एक होती है आपकी ऑपरेटिंग, एक आपकी है इन्वेस्टिंग, एंड एक हमारी होती है फाइनेंसिंग। मतलब बिजनेस में 3 टाइप की एक्टिविटीज करता है कोई भी बंदा, एक रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो इसी को तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको हम क्लासिफाई करेंगे, कौन सी आइटम इसकी है, कौन सी इन्वेस्टिंग की है, कौन सी फाइनेंसिंग की है। तीनों को अलग अलग करेंगे और तीनों के हिसाब से देखेंगे क्या आंसर हमारा इतना बन रहा है या नहीं बन रहा होगा, कि साल भर में तीनों में कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। इसमें भी कुछ इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, इसमें भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा और इसमें भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा। वो बाद में करेंगे, पर पहले मीनिंग तो समझिए तीनों में फर्क क्या है आपका। ऑपरेटिंग का मतलब होता है रिलेटेड टू ऑपरेशंस, या हम कह सकते हैं मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। जो हमारी बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होती हैं वो सब किस में आती हैं, ऑपरेटिंग में आती हैं। जैसे हमारा मेन काम क्या, मैं कहूँ सपोज कि मेरा मेन काम है पढ़ाना, तो पढ़ाने से रिलेटेड जो भी मेरा खर्चा होगा, उसमें जो मेरा खर्चा लगा या इनकम आई वहां से, तो वो सब किसमें आएगी, ऑपरेटिंग के अंदर आती है। ठीक है। अब आ गया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग नाम से पता लग रहा है, मतलब कि मैंने पढ़ाने के अलावा मैंने कहीं पैसा लगा रखा है, मैंने कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हुई कहीं, वहां पे उसमें मेरा क्या चेंज आया, वहां पे कितना इनफ्लो हुआ या कितना आउटफ्लो हुआ। मतलब कि इसमें क्या आता है, रिलेटेड टू हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सी, लॉन्ग टर्म वाली। शॉर्ट टर्म होंगी वो इसमें नहीं आएंगी, सिर्फ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मैंने एसेट्स में कोई चेंज आया, वहां से कोई इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा आया या पैसा गया हमारा, वो एक्टिविटीज कौन सी होती हैं आपकी, रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग। ठीक है जी। अब हम काम कर रहे हैं, वो भी कर लिया, कहीं इन्वेस्टमेंट है, कहीं कुछ हमने लिया एसेट खरीदा, वो भी कर लिया। बचा क्या, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या चीज आती है, यहाँ पे वो एक्टिविटीज आती है जहां से मतलब मैंने फाइनेंस लिया, रिलेटेड टू कैपिटल एंड हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन सी, लॉन्ग टर्म, छोटी वाली नहीं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, कि हमारा लॉन्ग टर्म में जो लाइबिलिटी मिली है, मतलब कैपिटल, मतलब 2 टाइप के शेयर होते हैं, आपके इक्विटी से पैसा लिया या प्रेफरेंस को दिया, कुछ भी किया, वो सब फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। हमने बोरिंग्स की हैं, बोरिंग में आपका डिबेंचर्स भी होता है, लोन भी होता है, और काफी तरीके होते हैं पैसा लेने के, या किसी को पेमेंट करी है हमने, कुछ भी किया है, तो वहां भी इनफ्लो आउटफ्लो हुआ कुछ ना कुछ। तो ये 3 हमारी एक्टिविटी। सबसे पहले हमारा समझना पड़ता है कि एक्टिविटीज का मीनिंग क्या है। जैसे हम फाइनल अकाउंट में समझते हैं ना कि फाइनल अकाउंट में आइटम ट्रेडिंग में कौन सी आती है, पीएनएल में कौन सी आ रही है, बैलेंस शीट में क्या आता है ना, वैसी ये चीज है आपकी कि ऑपरेटिंग में वो एक्टिविटीज आएंगी जो हमारी मेन बिजनेस की हैं, इन्वेस्टिंग में आएंगी जो हमारे एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है लॉन्ग टर्म, एंड फाइनेंसिंग मतलब जहां से हमने फाइनेंस इकट्ठा किया है या हमारा पैसे का आदान प्रदान हो रहा है फाइनेंस का आपका, तो उसमें क्या चीज आती है, कैपिटल और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
तो वो सब आपका वहां से जो पैसा आया गया वो यहाँ रिकॉर्ड होगा आपका। तो ये बेसिक्स है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। क्लियर है यहाँ पे? नोट करो पहले। स्टेटमेंट करने के आपके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक है आपका इनडायरेक्ट मेथड। बट सिलेबस में आपको एक ही है, चाहे सीबीएसई चाहे आईसीएसई है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपका सिलेबस में नहीं है तो उसको हम करेंगे भी नहीं। तो इनडायरेक्ट मेथड का पूरा एक फॉर्मेट है, मतलब इसमें सारा कुछ दिया आपको कि क्या क्या आ गया, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होएगा। फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा है आपका, बट 4 से 5 क्वेश्चन में वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाता है। हमें सिर्फ कैटेगराइज करना है, जैसे मैंने बताया अभी कि ऑपरेटिंग में क्या एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटीज आपकी इन्वेस्टिंग की, कौन सी एक्टिविटीज आपकी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है आपकी। सबसे पहले इसका फॉर्मेट ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना है, नीचे आएगा एज ऑन ईयर एंडिंग, जिस भी आपका मान लो 31 मार्च 2025 का बना रहे हो, 2026, 2024, 23 जिसका बना रहे हो उसकी डेट आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर आएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ये इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या इसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं कि जहाँ से ये इसका फॉर्मेट बना है कि इसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता आपका। ठीक है जी, सिंपल आपने ये लिखना है। और फॉर्मेट की स्टार्टिंग होती है ऐसे आपकी, कोई खास इसमें कोई डेट से कुछ नहीं आता, सिंपल पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर एंड यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट, चाहे अमाउंट इतना मॉडिफाइड चाहे रुपीज डालना है रुपीज डाल दो। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आती है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? ये मतलब इनिशियल फॉर्मेट है, मतलब जिसके आके 1 डेढ़ नंबर होते हैं। नहीं बनाओगे नंबर कटेंगे जरूर, बनाओगे मिलेंगे वो पता नहीं, वो फॉर्मेट के साथ है। नहीं बनाओगे तो कटेगा जरूर आपका नंबर इसका। क्लियर? अब आते हैं यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी कि ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं फॉर्मेट के। क्वेश्चन मैं बाद में कहूँ करके आपको पूरा फुल फ्लेज, ठीक है, बट अभी सिर्फ हम फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मेट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता किस चीज से बनता है? आपका है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पोर्शन में दी होती है आपको, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए हैं, वहां से हमें बनाना होता है पूरा का पूरा। क्लियर? कहां से बनाना है? आपका बैलेंस शीट से बनाना है इसको। तो वहां से अब हमारे पास सबसे पहले शुरू होता है, यहाँ पे हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट या लॉस। दोनों में से एक चीज होगी, या तो साल भर में प्रॉफिट कमाया होगा या साल भर में लॉस हुआ होगा। अब वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने का तरीका क्लोजिंग बैलेंस। किस चीज का? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये कहां दिया होता है आपको बैलेंस शीट में? किसके अंडर? रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम के अंदर। इसीलिए मैंने बोला था पहले भी कि बैलेंस शीट आपकी हर जगह काम आती है। इस पार्ट में आपकी चाहे रेशियो, कंपैरेटिव, चाहे कैश फ्लो, हर जगह काम आएगी। और अलग से क्वेश्चन इसका जो आएगा सो आएगा। आईसीएसई में तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, अकेला बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले कहानी शुरू कहां से होती है? आपकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से शुरू होती है। वो हमारा निकलता कैसे? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। सिंपल सी कहानी, ठीक है। जो आएगा उस आंसर को हमने यहां लिख देना उसको। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे? अभी ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो स्टेप है वो रिवर्स होता है। अब हमारे पास प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी, मतलब क्योंकि हमने निकाला है बैलेंस शीट से, इसका मतलब है कि इस प्रॉफिट या लॉस में ऑलरेडी जो खर्चे हुए हैं सब माइनस हो चुके होंगे, इनकम सारी ऐड हो चुकी होगी। तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। एक्चुअल मुझे निकालना है कि मैंने पैसा कितना कमाया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं उनको हटाना पड़ेगा, मतलब जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो फिर से ऐड करने पड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता लगे कि एक्चुअल में साल में मैंने अपना काम करके कितना पैसा जनरेट किया। क्लियर है? तो लिख रहा हूं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है आपका इसमें। फिर सबसे पहले नेट प्रॉफिट में क्या होता है? कोई भी आपने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया होगा कि हमने इतना पैसा पे करना है टैक्स के लिए। प्रोविजन क्या होता है? कि हमने बना के रख लिया, इसको बोलते हैं मेड। मेड मतलब कि हमने बना के रखा है, एक्चुअल जो पे किया वो नहीं। ये क्या है? जो हमने बनाया कि यार साल में मुझे लगभग इतना 10% टैक्स देना पड़ता है, मैंने 20 लाख कमाया तो उसका 10% 2 लाख रुपया टैक्स के लिए निकाल के रख दिया, पे नहीं किया। अभी एक्चुअल टैक्स बनेगा बाद में बनेगा।
प्रोविजन सिर्फ आपका इसलिए काम आता है कि हमने निकाल दिया कि इतना पैसा हमें देना पड़ सकता है, तो वो हमें क्या होता है प्रॉफिट में से माइनस किया होता है, दोबारा फिर से हमने क्या कर दिया उसको ऐड कर दिया क्वेश्चन में। फिर अगर कोई हमने पैसा ट्रांसफर किया है इसमें जनरल रिजर्व में, शॉर्ट में लिखा है मैंने जीआर, वो पता कैसे लगेगा? बैलेंस शीट से पता लगेगा। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस 10,000 है जनरल रिजर्व का और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 25,000, इट मींस आपने पैसा डाला है उसके अंदर, निकाला है पैसा डाला है उसका, देखो बढ़ रहा है, पैसा डाला है उसके अंदर, मतलब कितना ऐड किया हमने इस साल 15,000, वो 15,000 द्वारा फिर से हम क्या कर देंगे अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे आपका, वो हम यहाँ लिखते जाएंगे इसको, जो जो आपके आइटम्स आएंगे आपके। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद और इसमें जैसे क्या होता है, कोई भी अगर हमने इंटायरिंग डिविडेंड है जो पे किया हमने, इंटायरिंग डिविडेंड क्या होता है? साल के दौरान हमने जो पे किया शेयर होल्डर्स को पैसा, कोई भी इंटायरिंग डिविडेंड पे किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। कोई आपका प्रपोज डिविडेंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इन एनी केस कई बार क्या होता है, कोई हमें रिफंड आ जाता है किस चीज का? टैक्स का। बहुत रेयर होता है इस क्वेश्चन में आपका, अगर कोई होगा रिफंड, तो मेरे लिए इनकम थी तो वो ऐड हुई होगी, तो हमने क्या कर दिया उल्टा करा, यहाँ पे क्या कर दिया उसको माइनस कर दिया। अब इतना ये सब चीजें करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट। एमपी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती एक्चुअली, सिर्फ इसका स्टेटमेंट ही ऐसे लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारा वो प्रॉफिट निकल गया जो टैक्स वगैरह ये सब चीजें करने से पहले था। ये हमारा भी इसमें पहला स्टेप है, यहां तक पहले इसको आगे आपका कंटिन्यू होता है। ये हमने निकाल लिया पहले, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करते हैं, हमारे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग, कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, वो सब द्वारा फिर से क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। एंड जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं या नॉन कैश इनकम्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? आपकी माइनस हो जाएंगी। रिवर्स कंसेप्ट कर रहे हैं ना निकालने के लिए। तो आप प्लस या ऐड कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर पहले आप हेडिंग डालोगे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, क्या कर रहे हैं आइटम? एक्सपेंसेस, ठीक है जी। जिसमें हमारा क्या क्या आता है, कौन से एक्सपेंसेस है जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग होते हैं? जैसे लाइक डेप्रिसिएशन, उसका कुछ पैसा तो नहीं पे करना होता आपको, सीधा आपकी एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है आपकी। कोई भी अगर आपकी डेप्रिसिएशन है वो यहाँ आ जाएगी। कोई भी आपका जो इंटेंजिबल एसेट है, सबसे ज्यादा गुडविल ही होता है, वो क्या हो रहा है? एमोर्टाइज। जैसे हम नॉर्मल एसेट को जब कम होता है डेप्रिशिएट कहते हैं, जब हमारा कोई इंटेंजिबल एसेट में कोई नुकसान होता है, मतलब उसकी कमी आती है, तो उसको एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। एमोर्टाइज मतलब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो, दूसरी सिंपल भाषा में समझने के लिए। उसके अलावा हमने कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, किस पे? किसी भी बोरोइंग पे, लोन लिया, कुछ लिया, या डिबेंचर्स पे हम पे कर रहे हैं, ये खर्चा हमारा ऑपरेटिंग का तो नहीं था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। तो वो द्वारा फिर से हमने क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट पे किया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। या हमने कोई W/ऑफ का मतलब है राइट ऑफ किया है, किसको? कोई भी लॉस है डिबेंचर्स का, किसी चीज का, तो वो आपका फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को इशू करते वक्त जो हमें डिस्काउंट हम किसी को पे कर देते हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं रिडेम्पशन के टाइम पे, वो सब आपके खर्चे ही हैं, वो सब द्वारा यहाँ से क्या हो जाएंगे? आपके ऐड हो जाएंगे आपके। फिर इसके अलावा कोई भी हमने अंडरराइटिंग कमीशन है ना, मतलब सारी इसी में आ जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन है
ठीक है। कोई वो हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी आपके एक्सपेंस ही है, आपका नॉन ऑपरेटिंग है, इससे रिलेटेड तो नहीं है ना, वो ऑपरेशन से हमारे, तो वो दोबारा फिर से इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कोई लॉस हुआ हमें किस चीज पे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचा उसका नुकसान हो गया हमें कोई, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इनकी उल्टा क्या चीज, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कोई अगर होंगी तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। इनमें सिंपल होता है, जैसे क्या कोई भी रेंटल इनकम आपको आ रही है, क्वेश्चन में दी हुई है, तो वो माइनस हो जाएगी आपकी। कोई डिविडेंड आपको आ रहा है या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है हमेशा लॉस ही होगा एसेट बेचने पे, क्या तो प्रॉफिट भी होगा, तो अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर है। अब इस वैल्यू में से ये प्लस करके और ये माइनस करके जो यहां पे आएगा उसको क्या बोलते हैं, यहां जो ये वैल्यू आएगी उसको कहा जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ गया, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है एक्चुअल में जो हमने कमाया होगा, ठीक है। पर कौन सा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आए हैं उससे पहले वाला हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। आपने एग्जाम में जो क्वेश्चन करोगे आपने उसको ऐसे ही हाईलाइट करना है, चाहे जो ये बीच बीच में आप आइटम्स हैं आपकी, ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाए कि अच्छा ये आंसर निकाल रहे हैं, ऐसे बॉक्स बना के आपने। ये हमारा भी सेकंड स्टेप था इसमें, आपका नोट कर लो आप इसको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी मतलब कैपिटल चेंजेस, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले वाला प्रॉफिट का स्टेप देखा अभी हमने कैसे निकालते हैं, वो यहाँ मेंशन कर दिया। इसके बाद अब हमने वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, उसमें जो चेंज आया है उनको भी लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ भी रिवर्स होगा, प्लस होगा। अगर आपके करंट एसेट में गिरावट आ रही है, डिक्रीज हो रहा है, या हमारी जो करंट लायबिलिटीज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, दोनों ही नुकसान है। करंट एसेट गिरना और करंट लायबिलिटी बढ़ना, अगर कोई आपकी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, आपकी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, करंट एसेट अगर कम हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे, वो वैल्यू क्या होगी आपकी, ऐड होगी आपकी, ठीक है। एंड दूसरा इसका उल्टा होगा, अगर करंट एसेट बढ़ रहा है या करंट लायबिलिटी गिर रही है, ये हमारे लिए क्या होगा, लेस होगा। इट डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या नहीं आता है इसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो पैसा या पैसे से बिल्कुल जैसे ही होते हैं, ऐसे कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, वो आता है इसमें आपका। कोई भी आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो भी आपने इसमें नहीं लेनी, ठीक है। या आपकी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपकी इनके अंदर नहीं आएगा। इनमें कुछ गिरावट आ रही है या बढ़ रहे हैं, वो इनके इस कॉलम के अंदर नहीं आएंगे। बाकी जो भी करंट एसेट एंड लायबिलिटीज है वो सब इसके अंदर आता है, लाइक एज क्रेडिटर एंड डेटर, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, बीआर, बिल्स पेबल, है ना। कोई भी और छोटे मोटे जो भी क्रेडिटर वगैरह होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, ये वो सब इसके अंदर आएंगे। क्लियर है। अब इस वैल्यू में ये चीजें प्लस माइनस करने के बाद यहां हमारा निकलता है मेन आंसर काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं हम, जिसके लिए सारा हमने किया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा सही निकला कि हमने जो अपना काम किया पूरे साल भर में, उससे हमने कितना पैसा आपका जनरेट किया। क्लियर है। लास्ट इसमें सिर्फ एक ही चीज माइनस होती है, और वो क्या होता है आपका, लेस इनकम टैक्स जो आपने पे किया होगा एक्चुअल में। कौन सा, इनकम टैक्स जो आपने एक्चुअल में खर्चा हमने पे किया, हमारा जो रिलेटेड था कंपनी से, सिर्फ वही माइनस होगा इसमें से आपका, ठीक है। एंड यहां पे आपका आ जाएगा इसका आंसर, इसको माइनस करने के बाद, और जो भी हमारे माइनस के आइटम है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ताकि आपको भी जस्टिफाई हो और जो चेकिंग करने वाला उसको भी पता लगे कि हाँ ये आइटम माइनस की है, इसमें माइनस की है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आंसर आता है वो दोनों आ सकता है, प्लस में भी और
माइनस में भी मतलब या तो प्लस का आंसर आएगा या किसका आएगा, माइनस का भी आंसर आ सकता है। उसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम। फ्रॉम वर्ड हम कब यूज करेंगे अगर आपका आंसर किस में होगा, प्लस में। अगर आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव में तो उसकी जगह वर्ड क्या होगा, यूज्ड इन। नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन, किसका निकालना हमने आंसर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा सही निकला कि हमने पूरे साल भर में हमारा ऑपरेटिंग से पैसा आया या आपका पैसा गया। ये हमारा पहला स्टेप है, कौन सा, कि हम जो निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे अभी हमने जो पढ़ा हुआ था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का पूरा फॉर्मेट कैसे निकालते हैं, उसी के साथ आगे कंटिन्यू होता है आपका दूसरा कौन सा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ऐसे ऊपर हम हेडिंग डालेंगे। अब ऑपरेटिंग में आपने देखा कि सारी आइटम्स हमने सिर्फ वो हटाई हैं जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं थी आपकी, है ना। तो ताकि तभी हमारा आंसर निकलेगा कि ऑपरेटिंग में एक्चुअल में कितना पैसा कमाया हमने। इसलिए हमने नॉन ऑपरेटिंग चीजों को, इनकम को, सबको हटा दिया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को दोबारा से हमने ऐड कर दिया ताकि हमारा सही निकले कि साल भर में हमने ऑपरेटिंग मतलब काम करके क्या पैसा कमाया। क्लियर है। दूसरा पार्ट इसमें आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। मैंने बताया था इन्वेस्टिंग में क्या आते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत बड़े फॉर्मेट में सबसे बड़ा फॉर्मेट आपका ऑपरेटिंग का ही था। इनमें बहुत कुछ चीजें आती है, जैसे अगर आपने एसेट बेचा है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे इंटेंजिबल हो, मतलब गुडविल बेच दी, है ना, पेटेंट ट्रेडमार्क को बेच दिया आपने, या आपकी क्या हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तो उनका आंसर आता है प्लस में। तो यहाँ पे अब ये लॉजिक भी लगाना कि एसेट तो जा रहा है तो माइनस होना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कैश, कि पैसा आ रहा है। अब एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो ये क्या इनफ्लो है। तो जो भी अगर एसेट बेचते हो तो उसका पैसा आता है तो उसको हम लिखते हैं प्लस में आपका। उसके बाद इन्हीं का उल्टा, जो थोड़ी है कि हमेशा बेचेंगे, खरीदते भी तो है, तो वो जो आंसर आएगा किसमें आएगा आपका, माइनस में। तो उसको लिखते हैं परचेज ऑफ कोई भी एसेट, इंटेंजिबल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी जो भी। और एक चीज और, अगर आपको याद हो फॉर्मेट में हमने ऑपरेटिंग में हमारी जो इनकम थी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, सबको माइनस किया था वहां पे। यहाँ पे एक्चुअल में वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो रिलेटेड किससे है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है ना। इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही पैसा आ रहा है आपको, तो वो सब इनकम आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। कोई भी आपकी रेंटल इनकम आ रही है या कोई इंटरेस्ट आ रहा है आपको, या कोई भी हमें डिविडेंड वगैरह आ रहा है। प्रॉफिट या लॉस में इसलिए देखना क्योंकि जब आप बेचोगे तो इसमें से ऑलरेडी वो प्रॉफिट होगा तो सेल में ऐड होगा, लॉस होगा तो ऑलरेडी उसमें से क्या होगा, माइनस हुआ होगा, तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये छोटा सी फॉर्मेट है, कुछ नहीं आता, जब एसेट का बेचना खरीदना या उनसे कोई इनकम आई बस। तो यहाँ पे जो इसका प्लस माइनस करके आंसर आएगा, सेम इसको भी क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, कब आएगा वर्ड फ्रॉम, अगर पैसा आ रहा है, मतलब प्लस में आंसर आ रहा है। एंड अगर आंसर आ रहा है किसमें, नेगेटिव में, तो क्या लिखेंगे, यूज्ड इन, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहा मैंने कि सबसे बड़ा जो होता है सिर्फ आपका ऑपरेटिंग होता है आपका, उसी में ज्यादा ऐड होता है, इनमें कुछ खास नहीं आता। क्लियर है। ये हमारा कौन सा है आपका, इन्वेस्टिंग हो गया। तीसरा हमारा लास्ट बनता है वो कौन सा है, कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी, फाइनेंसिंग से हमें जो पैसा आ रहा है या जा रहा है। अब फाइनेंसिंग में आपको मैंने बताया था क्या चीज, कि जो रिलेटिंग टू फाइनेंस, हमारा मतलब किसी से लेन देन कर रहे हैं पैसे का आपका, वही सेम चीज। अगर आपने शेयर्स या डिवेंचर इशू किए हैं तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा हमारा आता है, क्योंकि डिवेंचर्स आपके पहले 1 लाख के थे, 2 लाख के हो गए, इसका मतलब 1 लाख आपने इशू कर दिया, पैसा आ गया ना आपके पास, तो वो आइटम किसमें आएगी, प्लस में आपकी। ठीक है। शेयर से, डिवेंचर से, या कोई आपने लोन ले लिया तो वो भी तो आपको पैसा आ रहा है ना आपके पास, अब तो कैश देख रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है हमारे पास,
तो वो सब बड़ा किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा। इन्हीं का उल्टा रीपेमेंट, किसी कोई शेयर की कर दी या डिवेंचर की कर दी, रिडम्पशन बोलते हैं उसको, या हमने कोई लोन द्वारा पे कर दिया। पता कैसे लगेगा, क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग बैलेंस था आपका लोन का 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस रह गया 20,000, तो सीआर कहां गया, मतलब पे कर दिया आपने, तो सीआर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। उसको कहां लगा देंगे हम, ब्रैकेट में आपका। ठीक है, इसके अलावा जो वहां पे आइटम हमने प्लस की थी ऑपरेटिंग में, अगर याद हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइटिंग ऑफ, ये वो सब यहाँ क्या हो जाएंगे आपकी, माइनस हो जाएंगे आपकी। कोई भी आपका लोन पे इंटरेस्ट है, ठीक है, या डिवेंचर वगैरह पे कोई इंटरेस्ट आप, ठीक है ना, पे कर रहे हो, तो वो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका। क्लियर है। उसके बाद वही कोई आपने अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह पे किया या कोई डिविडेंड वगैरह, तो सब वही ऊपर तब हमने प्लस किया था, डिविडेंड पे किया था, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा आपका, है ना। डिविडेंड दोनों तरीके का आएंगे, इंटरिम भी और प्रपोज डिविडेंड दोनों आते हैं इसमें आपका। जो भी डिविडेंड वहां हमने प्लस किए थे वो सब यहाँ पे क्या हो गए, एक्चुअल में तो खर्चा है ना यहाँ का, पैसा जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, उसको माइनस करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। और भी कोई आइटम्स आपकी जैसे अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह है ना, तो वो सब चीजें यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। फिर वही इसको प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, वही नेट कैश फ्लो फ्रॉम, अगर आंसर किसमें आया, प्लस में, अगर आया नेगेटिव में उसको लिखेंगे क्या, यूज्ड इन, नाम किसका आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। ये यहाँ पे जो इनके इनिशियल फॉर्मेट थे वो यहाँ पे खत्म हो गए कि ऑपरेटिंग का कैसे बनता है, इन्वेस्टिंग का कैसे बनता है और फाइनेंसिंग का कैसे बनता है। फटाफट इसको नोट करो। लास्ट एक टोटल ए मतलब आपका ऑपरेटिंग से जो पैसा है वो, प्लस बी मतलब कि जो हमने किससे निकाला, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग से निकाला, एंड तीसरा आ गया सी मतलब कैश फ्लो फ्रॉम आपका फाइनेंसिंग। तीनों का आंसर निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, तीनों के आंसर को प्लस कर देना है। प्लस करके अगर आपका आंसर आ रहा है प्लस में, उसको लिखेंगे नेट इंक्रीज। क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज। अगर आंसर आ रहा है आपका प्लस में, अगर आंसर आ रहा है आपका नेगेटिव में तो उसको बोलेंगे नेट डिक्रीज। किस चीज में, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। याद आपको मैं जो टॉपिक शुरू किया था आपको कहा था कि भाई अगर ओपनिंग बैलेंस कैश का 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 25 है, तो 15 कैसे आया, ये वो 15,000 है कि हमारा साल में ऐड हुआ या माइनस हुआ आपका, तो ये वो 15,000 था आपका। तो इसको बोलते हैं नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो डिपेंड करेगा इस पे, तीनों के आंसर पे आपका। लास्ट स्टेप, अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है आपका, वी विल ऐड क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जितने भी आपके जो कैश हैं, जो कैश के सामान है, ठीक है, उन सबके ओपनिंग बैलेंस को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर देना है इस आंसर में। उसमें क्या क्या आता है, कैश इन हैंड आ गया आपका, जो पैसा आपके हाथों में है, कैश एट बैंक आ गया, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गई, ठीक है जी, या आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई। मैंने वहां छुड़वाई थी ना वहां पे कि ये चीजें वहां पे नहीं लेनी करंट एसेट्स में, तो वो सब यहाँ काम आती है। तो इन सब के अगर सारी उनकी सबके ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबके ओपनिंग बैलेंस को इसके साथ प्लस कर देंगे, और ये जो आंसर आएगा फाइनल आपका, ये किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा इन सबके क्लोजिंग के टोटल से। किसे, तो ये मैच करेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कि इसका आंसर आप वेरीफाई खुद कर सकते हो कि एग्जाम में कि आपने सही किया या नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 15,000, इन सब का टोटल कितना हुआ 10,000। किससे मैच करेगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना हो गया 25,000। क्लियर है।
तो ये मतलब काइंड ऑफ है, ठीक है। ये हमारा आज किया हमने कि आपका कैट टू स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड का पूरा फॉर्मेट किया आपका, बहुत इजी है, ठीक है। लेंथी बहुत लगता है आपको ये, बट 4 से 5 क्वेश्चन में आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा। सिंपल काम वही जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको देखो अच्छे से फॉर्मेट को, स्टडी एंड लर्न करो, एंड थर्ड चीज प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। आज इतना ही आपका ओके, समझ में आ रहा है सर।